नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। संविधान की दुहाई लेकिन सियासत चमकाने की यह है बड़ी लड़ाई। ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 6 साल में बार बार लगातार यही कहा जाता रहा कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के नाम पर रैली होती है, सरकार को घेरा जाता है, सियासी सोच ताक पर रखकर गठबंधन किए जाते हैं और संविधान बचाने के नाम पर देश में आग भी लगाई जाती है, सड़कें जाम की जाती हैं, लाखों लोगों को परेशान किया जाता है और इस वक्त भी देश में यही हो रहा है। सवाल यह है कि कानून हाथ में लेकर कानून को तोड़कर क्या संविधान की रक्षा की जा सकती है या फिर संविधान के नाम पर सिर्फ सियासी दरबार सजाया जाता है। आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, सरकार, संविधान और सियासत, क्योंकि 71वें गणतंत्र दिवस पर यह सवाल और भी बड़ा हो गया है। हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान और हमारे देश की जो भावना रही है उससे खिलवाड़ की है। हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। आज हर विपक्षी दल के नेता की जुबान पर संविधान का नाम है। जब से मोदी सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, तब से लगातार संविधान को खतरे में बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ है क्योंकि ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब जरा ये भी देख लीजिए, मोदी सरकार ने वो कौन से काम किए हैं जिन्हें संविधान विरोधी घोषित कर दिया गया है। पहला, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, संसद से कानून पास हुआ। ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए। The bill is passed. संसद में गृह मंत्री ने ऐलान किया, घंटों चर्चा हुई, संविधान में 370 हमेशा से अस्थायी था। हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे। कश्मीर को लहूलुहान इस धारा 370 ने कर दिया। तीसरा, अयोध्या मामले का निपटारा। हालांकि मसले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन कुछ नेता दबी जुबान में ही सही फैसले पर सवाल उठाते हैं। चौथा, असम में एनआरसी। राजीव गांधी सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया था। सालों तक अटके रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब लागू हुआ। पांचवा, सीएए। संसद की मुहर के बाद कानून में संशोधन हुआ, लेकिन विपक्ष की प्रायोजित भीड़ सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। कानून को भेदभाव और समाज में बंटवारा करने वाला बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। अब सवाल ये है कि ये सारे काम या तो संसद के जरिए हुए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और दोनों सर्वोच्च संस्थान सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलते हैं। फिर मोदी सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप किस आधार पर? देश भर में झूठ का जाल फैलाना आखिर देश हित में कैसे हो सकता है? संविधान की कसम खाकर संविधान का तिरस्कार कब तक सहेगा हिंदुस्तान? आज इसी बड़े और अहम मुद्दे पर होगा एक सार्थक मंथन। देश में इन दिनों एक माहौल बनाने की बड़ी कोशिश चल रही है कि संविधान खतरे में है और उसको लगातार बताया भी जा रहा है। संविधान को बचाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सियासत के ये सूरमा 25 जून 1975 की वो काली रात भूल जाते हैं जब अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर देश को पहली बार ऐसे अंधेरे रास्ते पर छोड़ दिया था जहां से निकलने में 21 महीने लग गए थे।
क्या ये नेता, क्या पत्रकार, सभी को जेल की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया था। फिर चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर बीजू पटनायक, सभी को जेल में डाल दिया गया था। यहां तक कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव भी इसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। लालू प्रसाद यादव भी इसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। पत्रकारों पर मीसा कानून लगाकर लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने की कोशिश की गई थी। संविधान की दुहाई देने वालों को जब संविधान खतरे में दिखाई नहीं दिया, तब एक धर्म विशेष के वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला इस देश में पलट दिया गया था। उस वक्त भी किसी को संविधान खतरे में नहीं दिखाई दिया। आज जब कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिल चुकी है, घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून बन रहा है, तो सियासी रोटियां सेकने वालों को संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। और एक संविधान की कॉपी आज मैंने भी अपने पास रखी है। सबसे पहले ये भारत का संविधान है और हम सब लोग इसको मानते हैं। बिना इस भारत के संविधान के मेरी, आपकी और इन तमाम पैनलिस्ट की एक भी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान को जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसको हम नमन करते हैं। और मैं स्वागत करता हूं आप तमाम पैनलिस्ट का। अवनी अवस्थी, आपका अभिनंदन है। आरएसएस पर बड़ा आरोप है कि इस संविधान को सबसे ज्यादा खतरे में ये डाल रहे हैं। संबित पात्रा, आपकी पार्टी ने तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, ये आप पे आरोप है। और आचार्य प्रमोद कृष्ण में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, संविधान को आपने भी खतरे में डालने से बचाने का ठेका ले रखा है, जैसा आप बोलते हैं। और शोएब जमाई, आप तो साक्षात कहते हैं मैं ही संविधान हूं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, सबसे पहले, क्योंकि 71वां गणतंत्र भी है इस देश का, क्या आपको लगता है संविधान आपने खतरे में डाल दिया है? जो अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी से लेके तेजस्वी यादव से लेके ओवैसी साहब, तमाम लोग बोलते हैं। 60 सेकंड है। पहले तो मैं आपको, हमारे तमाम पैनलिस्ट बंधु और आपके जो यहाँ दर्शक मौजूद हैं और जो करोड़ों लोग आपके टीवी को देख रहे हैं, उनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि हर दिन शाम को हम 4-5 लोगों को आके यहाँ पे संविधान को बचाना पड़े। रोज आजकल शाम को डिबेट होता है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कहीं प्रियंका गांधी बचा रही है संविधान को, तो कहीं राहुल गांधी बचा रहे हैं। ये संविधान बचाओ की लड़ाई नहीं है। समझना पड़ेगा, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। इनके दुकानें बंद हो रही हैं, लोग इनको वोट दे नहीं रहे हैं, ये चुनावों में हार रहे हैं। तो ऐसे में ये आलाप रुदाली बन के संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। देखिए, ये वही लोग हैं, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में बुर्का पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कपिल सिब्बल थे वहां पे लंदन में, सूजा लेके आए थे। सूजा वो कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था? ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब इनका मत नहीं चलता है, ये धमका नहीं पाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वर्डिक्ट इनके खिलाफ आता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच करना चाहते हैं। वही लोग हैं जो संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात आता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपको क्यों ऐसा लगता है कि संविधान को आप ही बचा रहे हैं? क्योंकि आपके एक मंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कहने के बाद ही तो हमने सरकार बनाई शिवसेना के साथ। देखिए अमीश देवगन जी, भारत का संविधान इतना हल्का भी नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है। मैं संबित पात्रा जी की बात से सहमत हूँ कि जो उसको बचाने की ज़रूरत पड़ रही है और उसको तोड़ने का ये सब जो नाटक चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो ये बहस छिड़ी है, जो ये विमर्श हुआ है, क्या सरकार का विरोध या सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पंडित नेहरू के खिलाफ नहीं हुआ, इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ नहीं हुआ? ताशकंद में वो थे, उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा था। राजीव गांधी के खिलाफ भी होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी होता था, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी हो सकता है। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें जब देशद्रोही करार देंगे, उन्हें पाकिस्तानी बताएंगे, तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि नीयत किसकी साफ है और किसकी खराब है। तो ये केवल एक विपक्ष पे ही आप आरोप मढ़ें, वो ठीक नहीं है। दूसरा, अमीश देवगन जी, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि किसी से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन संविधान ने ये थोड़े कहा है कि आप सरकार से सवाल मत करना और कांग्रेस से ही सवाल करना, जो आप करते हैं। ठीक है, आपने अपने 60 सेकंड को कंप्लीट करा, जिसमें आपने तो सवाल खड़ा जी बिल्कुल आपने सवाल करा, मैं जवाब दूंगा। हम तो दोनों से ही सवाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग सवालों का जवाब दे देते हैं, दूसरे लोग गाली दे देते हैं, तो दोनों का स्वागत करते हैं हम। तो अब मैं रुख करता हूं अवनी अवस्थी का। अवनी अवस्थी,
सबसे ज्यादा आरोप ये लगते हैं कि ये आरएसएस के संविधान को मानते हैं बीजेपी वाले, मोदी सरकार, और देश के संविधान को नहीं मानते। अमीश जी, आपके सामने पिछले इसीलिए मैं संविधान की कॉपी लेके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबा साहब अंबेडकर का कितना अपमान किया कांग्रेस ने, जो इस संविधान के निर्माता थे, जिनकी पूरी ये रचना है, उनके प्रति जो अपमान का भाव रहा। धारा 370 जो हटाई, वो बाबा साहब अंबेडकर उसमें गए नहीं थे उस दिन कि मैं इस धारा 370 को लागू ही नहीं करने देना चाहता, इंक्लूड ही नहीं करना चाहता संविधान में। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। पूरे बाबा साहब अंबेडकर अपमान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, सबसे ज्यादा पहली बार क्या हुआ, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, हाइट ऑफ इंटॉलरेंस। 80 या उससे भी ज्यादा बड़े बुजुर्ग व्यक्ति इरफान हबीब, जो भारत सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक पद पर नियुक्त आरिफ मोहम्मद खान, जो गवर्नर केरल के, मंच पर चढ़ करके उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उनके एडीसी की वर्दी फाड़ देते हैं। इससे ज्यादा इंटॉलरेंस क्या हो सकती है? कोई हो सकती है क्या? नंबर 2 बात, 64% और 90% की बात, मुसलमान आप हो, हमें वोट देना, मोदी को छक्का मार के बाउंड्री पार कर देना, ये किसकी बात है? जी। ये धर्म के आधार पर। और एक बात, 5 लाख कश्मीरी, 5 लाख कश्मीरी हिंदू इसी देश में विस्थापित हो गए, शरणार्थी हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो संविधान के खिलाफ था कि नहीं था? ठीक है, आपने अपने 60 सेकंड को 62 सेकंड में कंप्लीट करा। अब शोएब जमाई, आपका वक्त है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, सियासत ज्यादा हो रही है या संविधान बचाने के नाम पर अपना खेल ज्यादा खेला जा रहा है? गणतंत्र दिवस की सारे देशवासियों को हार्दिक बधाई। और देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और सीए, ये दोनों संविधान की मूल भावना और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए हबीब जालिस की एक वर्ड से मैं कोट करना चाहूँगा, दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस नीति को। ठीक है, सरकार की इस नीति को नहीं मानता। इनकलाब जी, आपने बोला इनकलाब जिंदाबाद, और मैं इस दस्तूर को नहीं मानता। भारत के संविधान ने जिस संसद का निर्माण किया, जिस संसद के निर्माण से इस कानून का निर्माण हुआ, ये उस दस्तूर को नहीं मानते। संबित पात्रा, अब बताइए। ये कागज भी नहीं दिखाएंगे, दस्तूर को भी नहीं मानेंगे, फिर यहाँ के इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद कैसे होगा? इनकलाब जिंदाबाद होगा जो संविधान आपने रखा हुआ है उसको नमन करने से होगा। इनकलाब जिंदाबाद केवल चिल्लाने से नहीं होता है। आपको आज नॉमिनेशन हो रहा है दिल्ली में, मतलब अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, ये प्रक्रिया चल रही है। आप कागज नहीं दिखाएंगे, नॉमिनेशन कैसे हो जाएगा? आपका दिखाना पड़ेगा ना, कुछ दस्तूर है देश का। आप देखिए, अनुच्छेद 370 में कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी प्रति आपके पास है, उसमें क्या लिखा हुआ था? टेम्पोररी। आप में से कोई भी जो टेम्पोररी का अर्थ समझता हो, जिसका अर्थ है अस्थाई, कैन इट बी परमानेंट? टेम्पोररी को परमानेंट बनाया जा सकता है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर में हमेशा कहते थे, ये घिसते घिसते एक दिन घिस जाएगा। इतने वर्षों तक तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ये घिस नहीं पाए। मोदी जी ने रातों रात घिस दिया। दूसरी बात मैं कंप्लीट कर लूं भाई, आप आराम से, 1 घंटा है, आप आराम से बोलिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनकी वो आई थी, मतलब सिस्टर आई थी, अरुंधति रॉय, आके बोल रही थी बड़े जोर जोर से बहना इनकी कि नाम मत बताना, कागज मत दिखाना, रंगा बिल्ला नाम बताना, कुंफू कुत्ता नाम बताना। मैं पूछ रहा हूं, ये यही अरुंधति राय और इनकी सारी बहनें, इनके सारा जमात जब जाता है अमेरिका और इंग्लैंड, एक बार इमिग्रेशन ऑफिसर को बोले कि मैं कुंफू कुत्ता हूं, जब नाम पूछे इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपका नाम क्या है, मैं कुंफू कुत्ता, वहां 4 घंटे जाकर बैठे रहते हैं, जो वो बोलते हैं उठ बैठ, कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं। इंडिया में आके कागज नहीं दिखाऊंगी, मैं कुंफू कुत्ता हूं। एक बार वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुंफू कुत्ता बोल दे, फिर देखिए क्या होता है। सब अपने बात कर, ठीक है, आपको मैं मौका दे रहा हूं शोएब जमाई। अब आप मुझे बताइए, इसी भारत के संविधान में लिखा है 370 टेम्परेरी थी, इन्होंने और पंडित नेहरू ने बोला था घिसते घिसते घिस जाएगी, तो 70 साल में 370 घिसते घिसते घिस गई। अब आपको भी नहीं लगता कि वो भी जायज है? 2 पॉइंट नहीं, तो फिर अभी आप सीए से 370 पे कूद गए, ये विरोध किसका है? 370 का है, किसका विरोध है? मैं 2 पॉइंट में अपने जवाब दूं जी। 1973 को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में साफ कहा था कि कोई भी सरकार आए
वो रूल्स में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। आर्टिकल 370 का इंसर्ट कराना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा था, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर था। और सीएए के बारे में जो आप कहते हैं, सीएए का कानून इसलिए काला है क्योंकि आपने उसमें धर्म का जो एंगल जोड़ा है वो हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारा देश सेक्युलर 73 के एक कोर्ट केस का इन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्ण फैसला आया 76 में भारत के संविधान की आत्मा जो उसकी प्रस्तावना है, आप बाकी जगह तो संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेदों में, प्रस्तावना में संशोधन किया गया जब संसद था नहीं, विपक्षी दल सारे जेल में थे, 2 शब्द जोड़े गए। क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद क्या बाबा साहब अंबेडकर के दिमाग में नहीं था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में नहीं था क्या, जो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं? और बाकायदा वहां आप संविधान सभा की बहसों में जाइए, 8 खंडों में लोकसभा ने छापे हुए हैं, आप देखिए उसमें किन किन विषय पर बहुत विस्तार से हुआ है। 73 में कह रहे हैं ये उसने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की बात, आप भी मानिए ना सुप्रीम कोर्ट की बात। अब कहते हैं कि हिंदू यहां पर जो है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया राम मंदिर के बारे में, उसके खिलाफ ये लोग गए, क्यूरेटिव गए, अपील में गए, उसके बाद मानने को तैयार नहीं है। और सीएए के बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां करिए। संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी बहुत देती है, अगर केंद्र कानून बनाएगा और राज्य नहीं मानेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं मानेगी, राजस्थान की सरकार नहीं मानेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं मानेगी, पंजाब की सरकार नहीं मानेगी, तो वो संविधान का सम्मान होगा। अमीश देवगन जी बहस बहुत अच्छी तरह आज करा रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो जो संविधान देश की संसद को यह अधिकार देता है कि आप कानून बना सकते हो, वही संविधान ये देश की जनता को अधिकार देता है कि किसी भी कानून के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। अलग अलग बात, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ झगड़ा यहाँ नहीं है। झगड़ा तब होता है जब अगर आपने कोई कानून बनाया, 370 जब हटा तो कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता थे जिन्होंने उसका स्वागत किया, मैंने भी उसका स्वागत किया। 370 हटी, मैं जमई साहब की बात से कतई सहमत नहीं हूं कि 370 का हटाना कॉन्स्टिट्यूशन का, पर राहुल गांधी इसके खिलाफ थे, नहीं, गुलाम नबी आजाद इसके खिलाफ थे, प्रियंका गांधी इसके खिलाफ थी, ये 370 के खिलाफ। व्यक्तिगत अवस्थी जी, नो, ये व्यक्तिगत राय हो जाती है कांग्रेस के नेता की। सुनिए, ये खूबसूरती है इस देश की कि इसमें अलग अलग देश की बात, कांग्रेस की भी खूबसूरती है कि अगर कोई लीडर कुछ कह रहा है और अपना दूसरा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कोई आदमी अगर ये कहता है कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है, हम इस कानून से सहमत नहीं है, तो ये देशद्रोह कैसे हो जाता है? एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपकी बात, वाजिब सवाल है, बिल्कुल संबित जवाब देना चाहते हैं। आखिर उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं? देखिए, आचार्य जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की भी खूबसूरती है कि एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। कितना खूबसूरत है ये कांग्रेस पार्टी। मतलब एक जन कहता है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन बहुत बढ़िया, दूसरा नेता कहता है बहुत खराब। ये इनकी खूबसूरती के चक्कर में पूरा देश बदसूरत हो रहा है। सड़क में यहाँ पे जाम लगा पड़ा है, वो कहीं आगजनी हो रही है, कहीं बस जलाया जा रहा है। तो प्लीज इस खूबसूरती को आप मत दिखाइए, खूबसूरती को घर में रखिए, कम से कम क्लैरिटी के साथ आइए कि क्या कहना है। दूसरी बात देखिए, बहुत मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये कोई संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। याद करिए 2019 के चुनाव से पहले 18 दल एक दूसरे के हाथ पकड़ के बेंगलोर में खड़े थे, ऐसे खड़े थे जैसे ये जन्म ही उनका हुआ है एकदम देश को बचाने के लिए। हम सब संविधान बचाएंगे। उसके बाद बुआ बहुआ एक हो गए थे, आपको याद है? फिर जैसे ही चुनाव हार गए, क्या बोली बुआ? फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। मतलब बस छोड़ तू जा। मतलब ये सारे दल ये सिर्फ अपने तुष्टिकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, जातिगत राजनीति को जिंदा रखने के लिए हाय संविधान कर रही है। कोई संविधान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। 10 सेकंड प्लीज मुझे संबित जी देखिए, पहली बात, इन्होंने जो पहले बोला था कि ये सब जो देश में हो रहा है उसे देश की जनता ने नकार दिया, तो इस देश की जनता ने कांग्रेस की अगर खूबसूरती ना होती तो छत्तीसगढ़ में सरकार ना बनी होती, राजस्थान में सरकार ना बनी होती, मध्य प्रदेश में सरकार ना बनी होती, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी होती, अब झारखंड में सरकार नहीं बनी होती, और अब दिल्ली में भी सरकार बनेगी। ठीक है, ईवीएम तो ठीक है ना? अब ईवीएम तो ठीक है ना? ठीक है, अवस्थी जी, मैं अमीश देवगन तो ठीक है। अमीश जी आप कहाँ हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब संबित पात्रा जी से मैं ये कहना चाहता हूं फिर दोबारा से कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं,
उन्होंने चिल्ला करके कहा, पब्लिक डोमेन में है, सारे देश के सामने नहीं दुनिया के सामने है, कि एनआरसी पे हम 5 साल में कोई चर्चा नहीं हुई। भारत के गृह मंत्री करते हैं कि एनआरसी आएगा, एनआरसी करके छोड़ेंगे। अब सवाल इस बात का है कि ये जो देश की जनता ये जो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या ये देश के लोग नहीं है? पहली बात, इन्हें आप कौन सा मानते हैं? या इन्हें ये अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? खूबसूरत पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े और खूबसूरत नेता आपके अनुसार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक बार संसद से बिल पास होकर कानून बन गया तो मुझे लगता है ये संवैधानिक है और कोई भी राज्य इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। वो तो कपिल सिब्बल ने भी कहा है। अच्छा ठीक है, हाँ वो कपिल सिब्बल ने भी कहा है, कहा है? वो सलमान खुर्शीद ने भी बोला है, कहा है? यानी प्रियंका, क्योंकि सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल दोनों वरिष्ठ वकील हैं, खूबसूरती यानी है, प्रियंका इसीलिए गांधी मैं कह वाड्रा रहा को हूं। जानकारी नहीं है, ये राहुल लोग- गांधी वाड्रा को जानकारी नहीं है कि संविधान क्या है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी नहीं है। सर एक सेकंड क्या चीज संवैधानिक और आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये कोई व्यक्तिगत आप आजादी कांग्रेस है के क्या? नेता, जवाब दीजिए जिम्मेदारी मैं से। दे रहा हूं जी। सवाल राहुल गांधी को जानकारी है या ये नहीं है? राहुल गांधी को जानकारी है, लेकिन उन्होंने अपना मत जाहिर किया, यही खूबसूरती है। ये क्या खूबसूरती है भाई? नहीं, संविधान में क्या है? आचार्य जी, संविधान में क्या है? संविधान में ये जो 3 नेता बोल रहे हैं वो संविधान में है, या ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो संविधान में? अरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो संविधान कानून बनाने का अधिकार देता है वो प्रोटेस्ट का भी अधिकार देता है। आप राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा क्यों करना चाहते हैं? अब तो इसको मैं सरल भाषा में ये बोल सकता हूँ कपास कि जुलाई से बाहर अक्टूबर दिन है, तक। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे मैं रात कहूंगा। नहीं, एक सेकंड, मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। सवाल ठीक है, समझ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए आप। देखिए, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं आचार्य जी को, आचार्य जी, कंफ्यूजन इज नॉट इक्वल टू खूबसूरती। कंफ्यूजन खूबसूरती नहीं होती है। आपके पार्टी में अगर राहुल जी कुछ कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आघात है और आधे नेता कह रहे हैं कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो माफ करिएगा, ये खूबसूरती नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके अपने हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि आप लोग डबल स्पीक करते हैं, दोहरा मापदंड रखते हैं। जी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, तो क्या शाहीन बाग में बिरयानी खाने नहीं जा सकते उन लोगों को समझाने के लिए? आपको मालूम है बिरयानी खाने गए थे? आपको मालूम है? जवाब देता हूं। आपको मालूम है बिरयानी खाने? आपको मालूम है? ठीक है, आर यू श्योर? देखिए, पहली बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे। मुझे लगता है आपको दुरुस्त करना चाहिए। एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है देश का, वो प्रधानमंत्री है, वो कोई देश के साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक कॉड के अंतर्गत किसी भी देश में जा सकते हैं, और बिरयानी खा बनाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, शाहीन बाग में क्या हो रहा है, आपने देखा वो वीडियो छोटी सी बच्ची का। मैं उस बच्ची के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, वो छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची ने कहा कि या तो हम मर जाएंगे या तो हम नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर को मार देंगे। कौन उनके मन में ये जहर भर रहा है? कौन भर रहा है? और 3 दिन पहले मैं शोएब भाई के साथ एक डिबेट में था। शोएब भाई ने कहा कि वो बच्ची तो हिंदू बच्ची थी, हमने उसे हिजाब पहनाया। वो आरुषि नाम था, इन्होंने बताया मुझे कि हमने उसे हिजाब पहनाया। आप क्यों एक हिंदू बच्ची को हिजाब क्यों पहना रहे हैं? शोएब भाई, ये संविधान के विरुद्ध है कि नहीं? शोएब भाई, आप हिंदुओं को जबरदस्ती बुर्का पहना देंगे। 370 पर आप आचार्य प्रमोद कृष्ण को नहीं समझा पा रहे, भूपिंदर हुड्डा को नहीं समझा पा रहे, मिलिंद जोड़ा को नहीं समझा पा रहे, और यहां पर आप ये कह रहे हैं कि वो जो बच्ची थी, जो हिंदू बच्ची थी, उसको हिजाब पहना दिया, इससे हम संविधान बचा रहे हैं। तो हिंदू बच्ची के हिजाब पहनने से संविधान बच जाएगा? हिजाब पहनकर हिंदू बच्ची को, हिजाब 6 साल की बच्ची को हिजाब पहनाकर क्या संविधान बचाया जा रहा है? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। सर, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं तो आराम से पूछ रहा हूं, आराम से। अब आप मुझे बताइए कि हिजाब पहनाकर 6 साल की बच्ची को कौन सा संविधान बचाया जा रहा था? बताइए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना। देखिए, संबित जी ने कहा कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हिजाब पहनकर 6 साल की बच्ची, हिंदू बच्ची को कौन सा संविधान बचाया जा रहा था? बताइए। मैं फिर अपनी वही बात, मैं जवाब वही दे रहा हूं कि देखिए, जब आप कहते हैं कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तो वहां महिलाएं रात भर ठंड में जागी रहती हैं, ठिठुरती रहती हैं, लेकिन सोती नहीं है। आप उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उन बच्चों का अपमान कर रहे हैं। 6 साल की बच्ची को कौन सा संविधान बचाया जा रहा था? बताइए। ये तो बच्ची के माँ बाप से पूछना चाहिए कि वो क्या समझते क्यों बोला 3 दिन पहले डिबेट के अंदर? देखिए, वो बच्ची जो थी, बोला था कि नहीं बोला? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि उनके माँ बाप को ये लगता है कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कहते हैं। नहीं, तो एक बात बताइए, बिना हिजाब के संविधान नहीं बचाया जा सकता? बताइए। देखिए, आप जवाब भी नहीं देने चाह रहे। बिना हिजाब के संविधान नहीं बताया जा सकता। देखिए, उनके माँ बाप को मैं सलाम इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि भाई ये हम कपड़ों से पहचानते हैं, तो आरुषि चीख चीख के कह रहे, प्रधानमंत्री जी मुझे कपड़ों से पहचानिए कि मैं कौन हूँ।
ठीक है, अवनीश अवस्थी जवाब। एक महत्वपूर्ण बात यह है, अरे कि डंडा लेके आ आज जाओ यार, तक- आज जेडीयू एक बात नहीं है और ये। साफ कर दूं, वो कह रहे हैं आरुषि को स्कूल में होना चाहिए था, यही बोला ना आपने? आरुषि को स्कूल में होना चाहिए था, उसको पढ़ाना चाहिए था। 6 साल की बच्ची को हिजाब पहनाकर संविधान बचाने की बात कर रहे हो, और वो जो मैसेज दे रही थी वो संविधान बचाने आरुषि वाला का है। नागरिकता बचेगा तभी तो और स्कूल ये में एक बात पढ़ेगी। और बता दूं, अरे नागरिकता तो बचा लो पहले उसकी। एक सेकंड, आरुषि की नागरिकता बचा लो फिर। अच्छा एक बात सुनिए सर, कम से कम नहीं, गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए। अमीश, आपके दर्शकों के माध्यम से आपको दर्शकों को मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में यह कहा जाता है कि बहुत सारी फेक न्यूज आती है, झूठ बोलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यक्ति यहां पर कह रहा है 55 सालों इससे तक नागरिकता जाएगी। हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराएगा। शेम बोलो ना, शेम नहीं बोलोगे। अब सुन लो अब सुन लो, शोएब जमोई सुन लो। 1950 में भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने अवर नेशनल फ्लैग, वही लोग अब बीच में ना बोलिए, जो डंडा और रॉड लेके घुसे थे जेएनयू में। शोएब जमोई, अवर नेशनल फ्लैग एक किताब छापी जिसके तहत, नहीं सुन लीजिए अमीश, इसमें पूरा जवाब देने दीजिए मुझे। दीजिए। अवर नेशनल फ्लैग, भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने एक किताब छापी जिसमें बाकायदा ये नियम कानून थे कौन तिरंगा फहरा सकता है और कब फहरा सकता है। वो बात अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं फहराए जा सकते हैं। अच्छा, तब फहराना शुरू हुआ, नहीं तो कोई भी तिरंगा फहरा नहीं सकता। ओके, संबित आपको दिखाना चाह रहे हैं। 2001 में तिरंगा फहराने की कोशिश की दो लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर पे, उस पे एफआईआर दर्ज झंडे कौन फहराता है? आचार्य साहब के साथ डिबेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के झंडे कौन फहरा रहा है? इनके पास एक तस्वीर है जिसमें इन्होंने लिखा है पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। झंडे क्यों फहराते हो? ये तस्वीर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। झंडे क्यों फहराते हो? सोते जागते पाकिस्तान पाकिस्तान, दिन में उठते जोर से बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान। ये वही लोग हैं। जवाब देखिए, बिरयानी खाइए, शाहीन बाग आइए। शोएब भाई, एक तो शाहीन बाग का आप कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, कोई आपको उसके लिए मना नहीं कर रहा। रोड को आपने बंद कर रखा है और बंद रखिए, कोई भी स्टेज पे कोई बोलने वाला नहीं है, करिए जो करना है। अब बात तो सुनिए, यहाँ पर यहाँ को शाहीन बाग में बताइए मेरे स्टूडियो। थैंक यू। देखिए, मैं आचार्य जी के साथ डिबेट करना चाहता हूं, कम से कम आचार्य जी बीच में चिल्लाते तो नहीं। जी। हम संविधान के विषय में डिबेट कर रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन को इसको पास से भी दिखाएं, क्योंकि रिपोर्ट की एक प्रति लेके आया हूं। ये 107th रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन होम अफेयर्स है, और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे प्रणब मुखर्जी चेयरमैन, कपिल सिब्बल, हंसराज भारद्वाज, मोतीलाल वोहरा, अंबिका सोनी, ये सब कांग्रेस के हैं। आचार्य जी, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन भी थे इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया? देखिए, सुन लीजिए आप लोग। नंबर 1, Indian citizenship should be granted to Bangladeshi and Pakistani minority refugees. National identity card should also be issued to these refugees. Number 9, citizenship should be granted only to Bangladeshi minority refugees and not to refugees belonging to the majority community. आप बताइए खुद, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि आप हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को, जैनियों को जो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट हो रहे हैं उनको आप उनको सिटीजनशिप दीजिए, और मुसलमान जो वहां से आए हैं उनको मत दीजिए। और अभी ये छाती पीट के रुदाली बने हुए हैं, क्यों? जी, ये तो इन्होंने 2003 का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिखाया। जवाब ठीक है, जवाब आचार्य जी, जवाब आपके कद्दावर नेता इसमें मौजूद है, 2003 की कमेटी है ये। जवाब देखिए अमीश देवगन जी, आज संबित पात्रा जी ने प्रणब मुखर्जी का नाम और राजीव गांधी का नाम, पंडित नेहरू का नाम सबको लिया, बहुत अच्छी बात है कि पंडित नेहरू आपने लिया था, मोतीलाल वोहरा, आपने शुरू, आपने नहीं लिया, पहले लिया था। वो नेहरू इतना बसा हुआ है दिमाग में। इसका मतलब है अमीश देवगन, इसका मतलब है कि बीजेपी की ये सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया, उस पर चल रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आना चाहता हूं इस पे कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उन्हें शरण देनी चाहिए। बांग्लादेश में हो रहा है, शरण देनी चाहिए, हम स्वागत करते हैं इस बात का। अफगानिस्तान में हिंदुओं पे जुल्म हुआ, उन्हें शरण देनी चाहिए, हम स्वागत करते हैं इस बात का, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन क्या भारत इतना छोटा नैरो देश है कि वो शरणागत जो हमारे आएंगे शरणार्थियों की जाति और धर्म पूछेगा? मेरा ऑब्जेक्शन ये है। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री के, अरे भाई सुन लो, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में बहुत बोलते हो। आरएसएस के संस्कार ये नहीं है जो बीच में आप टांग अड़ाते हो। आरएसएस एक अच्छा संगठन है, उसको ताली बजा दीजिए भैया, इनके लिए मेरी तरफ से ताली बजा दीजिए।
अमीश देवगन नहीं जी, सुना किसी ने। प्रधानमंत्री, अभी संबित पात्रा जी ने जो बोला, मैं उसके खिलाफ हूं कि भाई कोई बच्ची अगर प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के मरने की बात करती है, मैं उसकी मुखालफत करता हूं, उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन जिस तरह से देश की जनता एक कानून का विरोध कर रही है, उसका मजाक संबित पात्रा जी आप बुला रहे हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूं। देखिए, अभी संविधान बचाने की बात हो रही है। कल एक मतलब अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी बात हुई 20 तारीख को। आप देखिए 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा जी हमारे नए अध्यक्ष बने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। 1998 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 अध्यक्ष देखे, 10 अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी ने 2 अध्यक्ष देखे, अधिकांश समय सोनिया गांधी और एक टर्म के लिए राहुल गांधी। जो अपने पार्टी के अंदर संविधान नहीं बचा पा रहा है, वो देश में संविधान क्या बचाएगा? आप बताइए, क्या संविधान बचाएगा? आचार्य जी, इन्होंने देखिए एक बात जो जिसको हम फैक्चुअली करेक्ट मान सकते हैं, फ्रॉम 1998 टू 2020, 2020 तक 22 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कई अध्यक्ष देखे। एग्जैक्टली गिनती याद नहीं होगी, लेकिन लगभग 10 अध्यक्ष देखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सोनिया गांधी देखी, और उसके बीच में उनका बेटा राहुल गांधी अध्यक्ष देखा तो राहुल गांधी को देखा। देखिए, जब 2019 का चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी हारी, तो राहुल गांधी ने अध्यक्षता से इस्तीफा दिया, सबके सामने है। फिर सारी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने उनको मनाने की कोशिश की, उन्होंने फिर भी वो पद स्वीकार नहीं किया। और मुझे यकीन है कि राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस का पद स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा यकीन है। लेकिन राहुल गांधी तो है ही ना, राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्ण तो नहीं अध्यक्ष हो जाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की गले की हड्डी बने रहेंगे, ये मेरा दावा। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, ऐसी हड्डी अगर राहुल गांधी बन रहे हैं तो ऐसी हड्डी को मुबारक हो भैया। ये हड्डी नहीं है, ये हड्डी नहीं है, एसेट है, एसेट। ये हड्डी, मैं तो मुबारक दे रहा हूं आपको। ये हड्डी रखिए, इस हड्डी की हम पूजा करेंगे, इस हड्डी की हम अर्चना करेंगे। ये हड्डी नहीं, ये किसके गले की हड्डी है, आप देखते जाइए। जी। 5 सेकंड। संबित पात्रा जी, पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने एक गलती की कि बात पे नरेंद्र मोदी, बात पे नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी यहाँ आ गए, आप भी बात पे राहुल गांधी करते रहते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यही राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। 2019 के आचार्य जी, दिलचस्प ये है आचार्य जी, मेरी याददाश्त तेज है आचार्य जी, 2019 की डिबेट में भी आपने यही कहा था। सुन लीजिए, मैंने तो इतनी बार राहुल गांधी कर लिया है कि मुझे तो शक हो रहा है कहीं राहुल गांधी मंगल ग्रह न चले जाए। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों का झगड़ा है। और सरकार का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। संबित जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, आप इन प्रोटेस्ट करने वालों को देशद्रोही मत कहिए, इनकी मजाक मत बनाइए, वरना ये बहुत भारी पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आऊंगा। संबित पात्रा पहले। देखिए, संविधान आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, आप लोग शांत रहिए ना। देखिए, संविधान बचाने के नाम पर इन्होंने हर दिन मोदी जी को हिटलर इत्यादि सब कुछ कहा। आप बताइए, आप लोगों ने भी इमरजेंसी का वो दौरा देखा होगा, एक भी नेता आके इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं कह सकता था। रोज ये सुबह 6 बजे टीवी ऑन करिएगा तो कोई मोदी जी को गाली दे रहा होगा, शाम को सोने से पहले खुलकर मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। आप बताइए, ये हिटलर शाही है? ये तो हम तो देखिए, यहाँ शोएब भाई बैठे हैं, अभी मोदी जी को गाली देंगे, सुबह से शाम तक देते हैं, फिर कहते हैं कि देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, फिर कहते हैं देश में, मतलब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मतलब नहीं, आप क्या चाहते हैं? अगर खुले छूट के बाद इतनी गालियां पड़ती है तो खुदा न खास्ता अगर पूरी तरह से आजादी, कोट अनकोट आजादी मिल जाए, ये तो मार ही डालेंगे सबको, छोड़ेंगे ही नहीं। दूसरी बात, मैं मैं आज 2-3 कागज देखिए, इनके ही सारे कागज सुन लीजिए, एक सेकंड। आप कागज दिखाएंगे नहीं, मैं तो दिखा सकता हूं। तरुण गोगोई जी ने 20 अप्रैल 2012 को क्या कहा था? एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन जी को 2012 में, तरुण कांग्रेस के मुख्यमंत्री असम के, ये आज तक मीडिया के सामने नहीं आया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री उस समय 2012 में। वी विल टेक अप द अनरिजॉल्व्ड इश्यू ऑफ सिटीजनशिप फॉर द बंगाली हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, Christians and people of other minority communities who came to Assam after being subjected to inhuman torture post the partition of India. These people were citizens of undivided India and they were forced to flee their own homes for saving their lives. The APCC, मतलब Assam Pradesh Congress Committee, urges the center to grant citizenship
to such people taking into consideration historical reality and the humanitarian aspect. ये तरुण, एक सेकंड आचार्य जी, ये जेएनयू में एक पोस्टर था, ये पोस्टर 2016 का है, जिसमें ये कहते हैं कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन अर्थात कश्मीर हिंदुस्तान का भाग रहेगा या नहीं रहेगा, वहां के लोग वोट देके तय करेंगे। आप बताइए, इनको इस प्रकार का संविधान चाहिए? ठीक, इस प्रकार का नहीं, सुनिए, ठीक जी, जवाब अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है, इन्होंने इसमें लिखा है अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है वो गैर संवैधानिक है। मैं आचार्य जी से पूछता हूं, ये गैर संवैधानिक है? कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट का अधिकार है, आप इस प्रकार का संविधान चाहते हैं? जैसे आपके बच्चों ने जेएनयू में पोस्टर लगाया था, ये पोस्टर दिखाए जरा, दिखाइए जरा, ये संविधान चाहिए आपको? हो गया? हाँ हो गया, अब हो गया कंप्लीट? नहीं कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट कहां हुआ है, अभी तो बहुत सारे कागज हैं। पहली बात अमीश देवगन जी, मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता को मोदी जी को गाली देते नहीं सुना। अच्छा, मैं बताता हूं। दूसरी बात, अब आपने देखिए, मैं भी बीच में बोल सकता था, आपने सवाल किया, बोलिए। दूसरी बात, अगर कोई देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता, मैं उसके खिलाफ हूं। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कहता कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, मैं उसके घोर खिलाफ हूं। लेकिन मैं संबित पात्रा जी ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे, और ये आपके फायदे की चीज है, मैं आपको नुकसान की चीज नहीं बता रहा हूं, हमारी भी सुन लीजिएगा कि देश के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मजाक मत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं, आप होम मिनिस्टर साहब से कहिए कि किसी मिनिस्टर को उनसे बात करने को भेजें। किससे? सुनिए, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से, क्योंकि वो कोई कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं है, वो समाजवादी का प्रोटेस्ट नहीं है, वो कोई लेफ्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, वो देश की जनता का प्रोटेस्ट है। उसे आप हिंदुस्तानी मानिए, उसे हिंदुस्तान का नागरिक मानिए, उनको मनाइए। और जो आप हमें समझाना चाहते हैं ना, देश की जनता को क्यों नहीं समझाते आप? हमें समझा रहे हैं आप। ये कागज दिखाइए उन्हें जो सड़क पे बैठे हैं, उन्हें समझाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए अमीश जी, दो बातें अपनी कहना चाहूंगा, मैं जरा गुजारिश करूंगा कि कोई टोके ना। देखिए दो बातें अपनी बात, मैं बहुत देर में आया हूं। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, हमारे आदरणीय, हम सबको उसका रिस्पेक्ट करना है। जो भी उसका निरादर करता है हम उसको भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कपिल मिश्रा, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, कपिल मिश्रा ने जब ये बीजेपी में नहीं थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर मोदी जी के खिलाफ इतनी भद्दी गाली दी थी, मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। आज आपने उनको टिकट दे दिया। दूसरी बात मैं खत्म करता हूं। गणतंत्र दिवस है, मैं देश के करोड़ों लोगों को और खास करके 65% जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, जो इस आज काले कानून के खिलाफ खड़े हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। सलाम है आपको, तमाम महिलाओं को सलाम है। आज हमारे साथ ये कंट्रोवर्शियल है, गणतंत्र दिवस की बधाई 65% जनता को क्यों, 100% जनता को क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं? नहीं देखिए, बधाई तो मैंने सबको दी। आपने बोला 65%, लेकिन आपने बोला 65% जनता को बधाई। मैं सलाम उनको कर रहा हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। 35% वालों ने वोट दिया था, 65% वालों ने नहीं दिया था। ये देखिए, ये कमाल की बात है। जवाब देखिए, यहीं पर एक सेकंड देखिए अमीश जी, यहीं पे तय हो गया कि कौन संविधान को बचाना चाहता है और देश को कौन तोड़ना चाहता है। वोटिंग हमारा अधिकार है, कौन किसको वोटिंग देता है और कौन किसको वोट नहीं देता है, उसके आधार पर आप देश को तोड़ नहीं सकते। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार को वोट दिया है, उनको प्रधानमंत्री बनाया है, हम उनको सलाम नहीं करते, हम उनको देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, इसलिए उनको बधाई नहीं देंगे। कौन संविधान को बचा रहा है? दूसरी बात, इन्होंने कहा नहीं, आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो गाली देते ही नहीं, ब्लंडर मानते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर। नहीं पर एक सेकंड आप मुझे बताइए, 65% जनता की प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वेरी मच क्लियर अबाउट दिस सर, दैट्स द ब्लंडर। कंप्लीट कर लूं मैं पूरा, ब्रिंग द फासिस्ट गवर्नमेंट इनटू द सेंटर, एंड दैट्स द ब्लंडर। आई एम सॉरी टू से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को नहीं, एक सेकंड मैं क्लियर कर, सुनिए, कान खोल, मैं एक सेकंड, कान खोल के सोहेब साहब सुन ले। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रहेगी, यहां कैलिफेट नहीं होने वाला है।
यहाँ कैलिफेट हम बनने नहीं देंगे। यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा। यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा। तांत्रिक सरकार है, यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा। चलाइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश मत कीजिए। पूरी बहस के अंदर ये डिबेट संविधान की बहस को आपने गलत बात बोली। एक सेकंड आप सोचिए इस बहस में क्या हुआ है। सेकुलर देश है हमारा। सेकंड पहले इस डिबेट में क्या हुआ है व्यूअर्स, एक सेकंड, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा प्लीज। सोचिए इस डिबेट के अंदर क्या हुआ है। यह कहा गया है इस बहस के अंदर कि 65% जनता को हम बधाई देते हैं और इस देश की जनता ने जिन्होंने वोट किया है उन्होंने ब्लंडर किया है, उन्होंने ब्लंडर किया है वोट करके। आप क्या कहना चाह रहे हैं ब्लंडर करा है वोट करके? अरे कमाल की बात कर दी आपने। इस देश के लोकतंत्र को ब्लंडर कहा जा रहा है और आप संविधान बचा रहे हैं, और आप संविधान बचा रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों में खड़ा उतरता हूं। पिताजी ने ब्लंडर किया था मोदी को चुनकर, आप बताइए क्या वो भारत के नागरिक नहीं? उनका अधिकार नहीं है किसी को वोट दे, वो किसी को वोट दे। जी जिस तरीके से मोदी जी ने पब्लिक बोलेगी, पब्लिक बोलेगी, ना कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा, पब्लिक बोलेगी, पब्लिक बोलेगी। बोलिए बोलिए। सर आपने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो आप क्या चाहते हैं मुसलमान राष्ट्र बने? आपने 3 दिन की पहली डिबेट में बोला था कि हां से हिंदू और मां से मुसलमान। अब आपका हम कहां गया? अब आपका हिंदू मुस्लिम सब हम कहां गए? अब जवाब ब्लंडर। सर आप ही देख लीजिए ना, एक तरफ साजिया इल्मी कहती हैं कि जो मुसलमान सबका राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है वो शर्म की बात है। तो बात करिए, बताइए ब्लंडर किया था सर। घर वापसी चाहिए आपको। सर हिंदू राष्ट्र पे तो आप ऐसे धड़क जा रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसे के भाई जब बोलते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तब बता देते हैं, उस समय संविधान कहा जाता है। गलत है, दोनों गलत है। सर ब्लंडर, सर आप इस चीज की माफी मांगिए। सर आप ब्लंडर कैसे कह सकते हैं इस चीज को? ये ब्लंडर सर कैसे, ये ब्लंडर कैसे आप बताएं हमें। ये एक सेकंड रुकिए, शांत रहिए सर, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा, आज ऑडियंस बोलेगी। अब तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद संविधान पर यह सबसे बड़ी बहस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज 18। आप संविधान बचाइए, संविधान बचाइए। मेरा नाम सावरकर नहीं है, शोएब जामई है। पीछे जाइए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पीछे जाइए, पीछे जाइए। मैं अपोज करता हूं। इन्होंने कहा मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम शोएब जमाई है। आप सावरकर शिवाजी का अपमान करेंगे यहाँ पे? भारत के संविधान पर यह सबसे बड़ी बहस है। आपको लगता है मोदी सरकार को जिस पब्लिक ने वोट करा उसने ब्लंडर करा? नहीं सर, ये मैं इस सवाल इस समय ये है सिर्फ एक सेकंड, मैं आपका सवाल लूंगा पक्का। सर नहीं, ये ब्लंडर नहीं, बिकॉज इट्स आवर डेमोक्रेटिक राइट। ये तो हमारा, यस दैट इज द पॉइंट। और ये डेमोक्रेटिक राइट कौन देता है? ये डेमोक्रेटिक राइट ये भारत का संविधान देता है। और ये लोग बोलते हैं ये ब्लंडर है, सरकारें चुनना ब्लंडर है। शोएब भाई, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये भारत का संविधान रहेगा। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और आएगा, लेकिन ये भारत का संविधान रहेगा। ये भारत का संविधान है और ये तिरंगा है। ये भारत का संविधान है और ये तिरंगा है। गलत बोला आपने, गलत। किस बात का इनकलाब? 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 इनकलाब सरकार जाएगी। सब बात है। एक सेकंड शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए व्यूअर्स, शांत बैठिए। एक सेकंड, आपने बोला अपनी बात बोली, मैं आऊंगा आपके पास। संबित देखिए अमीश जी, पूरे डिबेट का जो तकरीर चल रहा था लास्ट में कंक्लूड इतने सही तरीके से हुआ है कि देश ने देख लिया है। ये देश को बांटना 65% में और उसके बाद अलग, जिन्होंने मोदी को वोट दिया, आप बताइए केवल मस्जिद से जिसकी तकरीर होगी उसी को वोट देना चाहिए? हम अपने मन से वोट नहीं दे सकते हैं। जो मस्जिद कहेगा, जो इमाम कहेंगे उन्हीं को वोट देना चाहिए। तो आप बताइए, बाकी जो बचे वो तो हिंदू भी हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। वो दलित हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं, बोलने नहीं देंगे। आप सुनिए, उसमें तो सिर्फ 17% सुन लीजिए। आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और बधाई देने की प्रक्रिया केवल 65%, इसी को कहते हैं देश बांटना। यही है कांग्रेस का रीति नीति। और यही कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान बोल रहे थे, हमने मुसलमानों को पूछ के सरकार बनाया है महाराष्ट्र के अंदर। और यही बोल रहे थे अवार्ड साहब, जितेन अवार्ड, एनसीपी के नेता, कि हिंदू अपने पूर्वज के कहां जलाया है वो जगह दिखा दे, मुसलमान दिखा देगा कब्र कहां है।
देखिए यही आज इन्होंने हमारा अपमान किया यहां खड़े होकर। हम वोट करें तो ये क्या, ये डेमोक्रेटिक राइट है अमीश भाई, हम किसको वोट करते हैं ये सीक्रेट बैलेट होता है। मैंने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं हम वोट करें तो हम सलाम करते हैं। गणतंत्र दिवस की बधाई तो सबको है। आपके कान में गुज्जू हो गया, आपने बोला क्या बोला था ना मैं पब्लिक से प्रूफ सुनाऊंगा। कितना बोला था, कितना क्या बोला था सर? इन्होंने बोला कि जिन लोगों ने वोट दिया है वो लोगों ने ब्लंडर किया है और आपने 65% नहीं ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड बैठिए ना, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या बोला था, 65% लोगों को बधाई, 65% लोगों को बधाई, ये बोला था। एक सेकंड मैडम, यही बोला था मैडम। आप अभी तक आई नहीं है, आप आ चुके हैं सर। आई क्या बोला था मैडम? एक सेकंड 65% लोगों को बोला था। अपने शब्द को वापस लीजिए। अगर संविधान बचाने की बात करते हैं तो अपने शब्द को वापस लीजिए। सुनिए संविधान बचाएंगे, सुनिए आप संविधान बचाएंगे। मेरा नाम सावरकर नहीं है, शोएब जामाई है। पीछे जाइए। मेरा नाम शोएब जामाई है। आपका नाम सावरकर हो नहीं सकता। मैं अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के माफी नहीं मांगता। ओके आचार्य जी अच्छा एक सेकंड सब एक सेकंड आचार्य जी 10-20 सेकंड एक सेकंड व्यूअर्स एक सेकंड मैं अपोज करता हूं। इन्होंने कहा मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम शोएब जमाई है। आप सावरकर शिवाजी का अपमान करेंगे यहाँ पे? आप शोएब जमाई है तो शिवाजी और सावरकर का अपमान करेंगे? हिम्मत कैसी हुई है ऐसी? आप यहाँ सावरकर और शिवाजी का अपमान करेंगे? लग रहे वीर सावरकर के पक्ष में धिक्कार है। आप शोएब जमाई है तो आप सावरकर और शिवाजी के खिलाफ है उनको जिन्होंने महात्मा गांधी का बेइज्जत किया। धिक्कार है उन लोगों को जो महात्मा गांधी की बेइज्जत करने वालों को पार्लियामेंट में भेज देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो एक आतंकवादी को पार्लियामेंट में भेज। धिक्कार है धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी को जो एक आतंकवादी को पार्लियामेंट में भेज देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो महात्मा गांधी की बेइज्जती करने वालों को फूल माला पहनाते हैं। धिक्कार होना चाहिए उनको। महसूस नहीं होता जब आपके मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं, हिंदुओं को जिंदा जलाने की बात करते, तब आपको धिक्कार नहीं होता? ठीक है 1992 भारत के संविधान की डिबेट थी। आपने अंत में जो खेल खेला उसका परिणाम है ये पब्लिक जो बोल रही है इस समय। ओके आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में 65% लोगों को बधाई मिलेगी? आखिरी 1 मिनट है, आखिरी एक मिनट बहस का। देखिए अमीश देवगन जी, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के बच्चे को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। आखिरी गणतंत्र दिवस की खास डिबेट है। आखिरी देखिए आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है वो एक्सपोज हो चुके हैं। जिस प्रकार से इस डिबेट में देश को बांटने की कोशिश की गई आपने सब देखा है। देखिए मैं खुल के कह दूं, ये देश कैलिफेट नहीं बनने वाला है। ये देश लोकतंत्र था और लोकतंत्र ही रहेगा, चाहे कितने भी शरिया कानून लाने की कोशिश करें। ओके देश को बांटने की कोशिश कांग्रेस कहां कर रही है? आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। अभी जो गलत बात है। 30 साल हो गए हैं। 30 साल से इसी देश में इसी संविधान के तहत 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकल करके विस्थापित जीना पड़ रहा है। ठीक है सर समय फिलहाल इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भारत के संविधान जिसकी प्रति लेकर मैं आज खड़ा हूं, आप सब लोग इसको नमन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस भारत के संविधान का जो मजबूती है भारत का संविधान देता है वो मजबूती बरकरार रहेगी। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।